बहुत किए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर क्या है? लिखिए, फैक्टर अफेक्टिंग आईपी। आईपी का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कल संडे है और कल आप लोगों को छुट्टी है। मंडे से आपका जो टाइम है वो 4 से 5। ये ऑफलाइन में 4 से 5 है, बाकी ऑनलाइन में सुबह के 6 बजे से लेके फिर कल हो के 6 बजे तक। मतलब समझ रहे हैं ना? 24 घंटा जिस समय मन हो उस समय आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पूरा का पूरा लेक्चर डिलीवर होगा, आप चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान से सुनिए। 2-3 दिन में ना आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल। इसके बाद स्टार्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जो जो एकदम लर्नर है केमिस्ट्री का, बिल्कुल एकदम बिगनर है, उसके लिए भी ज़रूरी है। और जो खूब हार्ड लेवल पर पढ़ रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है। 11th हो, 12th हो, 9th 10th बीएससी एमएससी जहाँ के भी लोग हों, केमिकल बॉन्डिंग जो आपका सिलेबस है इंटरमीडिएट का, मतलब 11th का जो केमिकल बॉन्डिंग का पूरा सिलेबस है, उसका कंसेप्ट एकदम तगड़ा रहना चाहिए। क्योंकि बिना केमिकल बॉन्डिंग के आप ना ऑर्गेनिक का ओ समझ में नहीं आएगा यदि आप केमिकल बॉन्डिंग आप अच्छा नहीं किए तो। फिजिकल केमिस्ट्री में काम किसी तरह चल जाएगा आपका ढो के, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, तो वो संभव नहीं है। दूसरा, पूरा का पूरा कंसेप्ट का जो मतलब एक कॉन्फिडेंस है ना, वो एकदम हिल के रह जाएगा यदि आप इसको ढंग से नहीं करते हैं तो। इसीलिए हम सोचे हैं केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक नया मतलब चीज़ जो हम कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। बगल में ये जो दीवार दिया हुआ है ना, 4 दीवारी, तो ये रास्ता है, पीछे रास्ता है, और ये कुत्ता सब क्या किया है, इसको ब्रिज मान लिया है। आर पार होना होता है तो दोनों तरफ पानी है और जंगल उंगल भी है थोड़ा, तो वो क्या करता है, इधर से जब उधर जाना होता है तो आराम से इस ब्रिज होके पार उतर जाता है। पता नहीं, आदमी को हम नहीं देखे, लेकिन कुत्ता को तो बराबर हम देखते हैं। और उसी में कभी कभी क्या होता है, एक इधर से आते रहता है, एक उधर से आते रहता है, बस टकरा जाता है, बस लड़ जाता है, दोनों पानी में गिर जाता है, जैसे अभी पानी में गिरा था। बच्चा में एक कहानी तुम लोग पढ़ा होगा, एक स्टोरी इस टाइप का था ना, हम लोग भी पढ़े थे। चलो, हाँ, ये बोल रहे थे कि YouTube पर ना पूरे केमिकल बॉन्डिंग का लाइव टेलीकास्ट हम करेंगे YouTube पर, और वही टाइम लाइव होगा तो ये 4 से 5 का टाइम रहेगा। क्लास इफेक्टिवली स्टार्ट हो जाएगा 4:15 से 4:20 लेटेस्ट, और ख़त्म होगा 5 बजे या 5:05 तक। ठीक है, तो आपका जो इफेक्टिव टाइम होगा, रे पागल उगल है, मारेंगे इतना थप्पड़ खींच के ना, तो यही टाइम होगा 40 से 45 मिनट का जो इफेक्टिव टाइम होगा, ये पूरा का पूरा लाइव रहेगा। तो आपको इच्छा हो तो आप घर पर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, यहाँ आके भी पढ़ सकते हैं। और इस बीच में रुपया देने में यदि नौटंकी किया, नहीं समझा, तब फिर आगे क्या होगा, 10 दिन लाइव दे के फिर 5 दिन बंद कर देंगे, फिर 5 दिन देंगे, फिर 5 दिन बंद कर देंगे, मतलब डिसकंटिन्यू कर देंगे वीडियो को। इसीलिए पेमेंट सही क्लियर होना चाहिए। चलो देखो, ऐसे कोशिश रहेगा कि पूरा केमिकल बॉन्डिंग पूरा एकदम एक एक लेक्चर लाइव टेलीकास्ट कर दें और आप उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखिए इधर, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे पहला लिखेंगे न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो था वह क्या था? आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक एनर्जी है, और यह कौन सा एनर्जी है? यह वह एनर्जी है जो रिलीज होता है, कब, सॉरी रिलीज नहीं है, यह वह एनर्जी है जो हमको देना पड़ता है किसी आइसोलेटेड सिंगल गैसियस एटम में। क्यों देना पड़ता है? ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ही जो एनर्जी देते हैं वही, उसी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं।
अब ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, इस बात को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वह किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और इसका जो मेन ओरिजिन का जो पॉइंट है थोड़ा उसको आप पकड़ लीजिए। किसी भी न्यूक्लियस के से आउटर मोस्ट सेल से जो बीच का ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में एक सिर्फ प्रोटॉन रहता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो अट्रैक्शन हो रहा है इसी वजह से यह बंधा हुआ है। और यदि हम इसको निकालना चाहते हैं तो ओरिजिन पॉइंट बस यही है इसका कि हमको इस अट्रैक्शन फोर्स को खत्म करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल सके। तो बात सिंपल सी है कि यदि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा और इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। और यदि इस दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान होगा, वहाँ पर हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। मेन यही बात है। तो हमको इसमें यह समझना है कि कब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और कब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। सबसे पहला लिखेंगे न्यूक्लियर चार्ज। बोलिए किस में? नहीं समझ रहे हैं आपकी बात, एक्चुअल में आवाज़ आ नहीं रही। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या अंतर है? बैठ जाइए। आप जिस थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ये थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह एनर्जी होता है जिसको पाकर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होगा। हाँ, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए, उस चीज़ में थोड़ा सा अंतर आपको हम ये बता दें कि वहाँ पर जैसे न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या है कि हम जो एनर्जी दे रहे हैं वह एनर्जी किसी भी रूप में हम इसको दे रहे हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या फिर थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों में अंतर है। आप थोड़ा आगे बढ़ के बात कर रहे हैं तो उस दोनों में अंतर है, उसको आप डिटेल में समझिएगा तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है यह वह एनर्जी होता है जब हमको कोई किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना होता है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए हम अपनी तरफ से उसमें एनर्जी देते हैं और एनर्जी देने के बाद जो उसका इंटरनल एनर्जी होता है और हम अपनी तरफ से जो एनर्जी देते हैं, दोनों को मिलाकर जितना एनर्जी होता है उसी को हम लोग थ्रीशोल्ड एनर्जी या थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिसको पाकर कोई रिएक्टेंट किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल में रिएक्शन की बात नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के निकालने की बात होती है। यहाँ पर रिएक्शन का हम कोई बात चर्चा नहीं कर रहे हैं, यही दोनों में अंतर है। ठीक है, देखिए अब आगे, हालांकि आप इतना आगे मत बढ़ा कीजिए, आगे बढ़िएगा तो फिर आपको परेशानी होगी और शायद हम उतना ढंग से आपको समझा भी ना पाए जब तक कि हम टोटल बात आपको समझा ना दें। न्यूक्लियर चार्ज लिखिए तो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट increases with ionization potential of elements increases with increase in nuclear charge, increases with increase in nuclear charge। due to increase in attraction force between nucleus and outermost cell electron। अब जो बात आप लिखे हैं पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है। लिख लिया आप इसको? देखो यहाँ
ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट सेल है। यदि आउटर मोस्ट सेल फिक्स हो, जैसे मान लीजिए तीसरा, और यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाए, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो कौन सा चार्ज बढ़ता चला जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। और न्यूक्लियस में लगातार पॉजिटिव चार्ज की संख्या यदि बढ़ती चली जाएगी तो न्यूक्लियस के साथ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वह बढ़ता चला जाएगा। और यदि यह बढ़ता चला गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा और ऐसे एलिमेंट का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वह बढ़ जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ड्यू टू इंक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो ये एक सिंपल सा बात है, ये बहुत भारी लंबा चौड़ा बात नहीं है। इसका दूसरा बात लिखेंगे, एटॉमिक साइज। इसमें किसी को दिक्कत भी है? बोलिए। नहीं, आप खड़े होइए, फिर से बता दीजिए। ये समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? आप हमको पॉइंट बताइए। देखो, ये बोल देना बहुत आसान होता है कि सर फिर से बता दीजिए। हम ये भी तो समझें कि आपको किस पॉइंट पर समझ में नहीं आया। प्रोटॉन इंक्रीज कैसे करता है? प्रोटॉन अपने आप में इंक्रीज नहीं करता है। अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो उसमें प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी। अलग अलग, सुनिए आप हमारी बात सुनिए, अलग अलग एलिमेंट लेंगे यदि आप, या अलग अलग एटम लेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, और अलग अलग होगा तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग होगी। किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। आगे बोलिए। अब जो जो पूछिएगा आप क्वेश्चन कीजिए। देखिए, और आप लोग भी ध्यान रखिए, ये बात हम कतई सुनना पसंद नहीं करेंगे कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए। आपको यदि समस्या है तो आप नहीं, इसमें लजाने शर्माने वाला बात नहीं। देखो, ये समझने वाला बात। यदि हम कोई लेक्चर 10 मिनट का दिए और 10 मिनट के बाद हम तुमको से पूछते हैं कि भाई तुमको कोई दिक्कत भी है, और तुम यदि सामने से ये रिप्लाई करते हो कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए, पता है ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये पागल करने वाला सेंटेंस है ये, या टीचर तो पागला ही जाएगा इसमें। हाँ, आप खड़ा होकर ये बोलिए। देखिए, मैं पूछने से मना नहीं कर रहा हूँ, आप खड़ा होकर वो ये बोलिए कि सर आपने जो ये कहा इसमें हम ये नहीं समझे, हम ये नहीं समझे। तब हम समझेंगे कि आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और सही में आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया। जैसे आपने बोला कि न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ जाएगा, तो हम अलग अलग एलिमेंट के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, और एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी तो उसका न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग होगा। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब आप कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं या मैं अपने तरफ से कुछ और बोलूँ? आपके दिमाग में कुछ और है तो बोलिए। कुछ नहीं है, बैठ जाइए। ऐसा करने पर आदमी ऐसे सोचेगा, तब तो सर ऐसा है कि जो 118 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है उसके प्रोटॉन में, उसके न्यूक्लियस में तो 118 प्रोटॉन होगा ना, तो उसके न्यूक्लियस में जब 118 प्रोटॉन होगा तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल 118 वाले का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल एक फैक्टर नहीं है जो प्रभावित करता है, वहाँ पर कई फैक्टर हैं। जैसे ऑर्बिट की संख्या यदि समान है तो आप न्यूक्लियर चार्ज को देखिए कि न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 118 एटॉमिक नंबर वाले में तो 7 ऑर्बिट होगा, और मान लीजिए कि कोई 2 ऑर्बिट वाला है, तो 2 ऑर्बिट वाला है तो उसका साइज छोटा होगा और दूसरे का साइज बड़ा होगा। इसीलिए हम दूसरा टॉपिक क्या डाल दिए हैं? एटॉमिक साइज। आई बात समझ में? इसको आप लिख लीजिए, फिर हम अपने बात पर आएंगे। लिखिए तो, as the atomic size of elements increases, as the atomic size increases, एटॉमिक साइज लिख दी है तो एलिमेंट लिखने का जरूरत नहीं है। as the atomic size increases, attraction force between nucleus, attraction force between nucleus and outermost cell electron decreases. Outermost cell electron decreases.
हेंस अब हेंस पर आके रुक जाइए। हेंस क्या होगा वो आप बताइएगा, सुनिएगा। ये न्यूक्लियस है, किसी एटम में मात्र 2 ऑर्बिट है और किसी एटम में मान लीजिए 5 ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह कब ज़्यादा होगा? 5 ऑर्बिट के केस में। साइज किसका बड़ा है? जिसमें 5 ऑर्बिट है। तो निश्चित है कि इसका आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा न्यूक्लियस से, जितना कि इसमें हुआ होगा। तो यदि साइज बढ़ेगा ना, तो साइज बढ़ता जाएगा और साइज बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स से जो डिस्टेंस है वह साइज बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा और अट्रैक्शन फोर्स घटता जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स यदि घटता जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना उस केस में हमारे लिए आसान होगा। इसका सीधा मतलब है कि साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल भी घट जाएगा। यही आप लिखें हैं कि, सुनिए एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लिखें हैं कि एज द साइज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, या फिर लिखें एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, डिस्टेंस बिटवीन, या क्या लिखें आप जो लिखा, attraction force between nucleus and outermost cell electron decreases. Hence, सुनिएगा, hence ionization potential decreases with increase in atomic size. कह सकते हैं कि नहीं? एटॉमिक साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा। लिखिए, hence ionization potential, hence ionization potential decreases with increase in atomic size, with increase in atomic size। तीसरा लिखेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, ये दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। और यह किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है। देखिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम दोनों में अंतर है। मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब ऐसा आइटम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब जिसमें कई इलेक्ट्रॉन हो। अब ये क्या इफेक्ट है, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप फिगर समझिए, बाद में फिगर उतार लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। देखो ध्यान से, हेडिंग हो गया है, हेडिंग मिटा दें। क्लास में मोबाइल और वगैरह एकदम यूज मत किया कीजिए, कोई भी आदमी धराइएगा पिटा जाइएगा। हम पढ़ा रहे हैं, आप मोबाइल टिपिएगा तो फिर उतना ज़्यादा ज़रूरी है तो बाहर निकल जाया कीजिए, कम से कम हम तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकेंड ऑर्बिट है और ये जो है इसका थर्ड ऑर्बिट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा आप। मान लीजिए कि यह मैग्नीशियम का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आएगा 282, यही ना आएगा। इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। और इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और न्यूक्लियस में टोटल 12 प्रोटॉन है जो सभी 12 इलेक्ट्रॉन को मैनेज कर रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यह न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन। और हम यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करें तो हमको सबसे पहले इस अट्रैक्शन फोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा
जो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है। यहाँ पर कौन सा फोर्स हम दिखा रहे हैं? अट्रैक्शन। सुनिए अब ध्यान से, तो ये अट्रैक्शन है। अब जरा बताओ आप कि ये जो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, ये सब किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है? सेकेंड ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इस इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज कैसा होगा? निगेटिव। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। अब आप ये बताइए कि यहाँ से जब पॉजिटिव उसको खींच सकता है, तो ये निगेटिव और निगेटिव क्या उसको रिपेल नहीं कर सकता है? हाँ या ना? रिपेल करता है, रिपेल करता है। और यही रिपल्सिव फोर्स के कारण इस दोनों के बीच का जो एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स होता है वह घट जाता है। और एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स में जो कमी आती है उसी को हम लोग किस इफेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? हम लोग कह सकते हैं, सुनो, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, निगेटिव निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आप ये बताइए कि सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है? अरे पागल हो गए रे, एक बार बताए थे रिपेल करता है, तो तुम ये कैसे बोल रहे हो कि एक बार बताए थे कि अट्रैक्ट करता है? वो ऐसे ऐसे करके बोल रहा है। हम ऐसा कभी बताएं जी? देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रहिए, मैं आपको समझा देता हूँ। खड़ा रहिए, बैठिए नहीं। सेम नेचर का चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है, यह चार्ज का प्रॉपर्टी है, यह फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, हमको लगता है चार्ज से ही शुरू हो जाता है फिजिक्स। सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को हमेशा रिपेल करता है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वह निगेटिव निगेटिव हो। अट्रैक्ट बस एक ही केस में होता है जब चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव यानी अपोजिट नेचर का चार्ज रहता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। आप समझ में आया कि रिपेल क्यों करता है? सुनिए अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर कह सकते हैं, अच्छा ये इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हम कह सकते हैं इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, outermost cell electron attracted by nucleus and these electrons are also repelled by inner cell of electron. Due to repulsive force between outermost cell electron and inner cell electron, the actual attraction force between nucleus and outermost cell electron decreases. This decrease in attraction force between outermost cell electron and nucleus is called shielding effect और स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में है कि क्या क्या हम बोल गए? हम हिंदी में भी समझा दिए, इंग्लिश में भी हम फिगर पर समझा दिए। आप एक काम करो, इस फिगर को इंडिकेट कर लो, फिर बाद में लिख लेना। छोटा सा फिगर बनाएगा, हम समझाने के लिए थोड़ा लंबा चौड़ा बना दिए, आप छोटा बना के ख़त्म कीजिए। तो ये रिपल्सन जितना अच्छा एक बात और, हाँ, ये रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर अंदर में इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा। और रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा, जो काम हमको करना चाहिए वो काम इलेक्ट्रॉन अपने आप अंदर हो रहा है। तो बताइए शील्डिंग इफेक्ट यदि ज़्यादा होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान हो जाएगा। वैसी स्थिति में वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम, और शील्डिंग इफेक्ट कम तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा। समझ में आ रहा है तुम लोग को? फिर उतरिए। फर्स्ट ऑर्बिट वाला रिपेल करता है लेकिन बहुत कम, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में तो 8 को बैरियर बना हुआ है। ये वो भी करता है, वो भी करता है। स्क्रीन कैसे पड़ा? ये एक पर्दा के रूप में काम करने लगता है, स्क्रीन के रूप में, पर्दा के रूप में काम करने लगता है, इसीलिए इसका नाम स्क्रीनिंग पड़ा है।
देख रहे हैं बीच में ये आके न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में आके ये एक दूसरे को ढक दे रहा है ना, पर्दा बन के, स्क्रीन बन के। इसीलिए यहीं से इसका नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट आया है। लिखेंगे नीचे एरो देके, शुरू करें लिखाना। लिखेंगे इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ब्रैकेट में एटम लिख दीजिएगा, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ब्रैकेट में एटम, outermost cell electron are attracted by nucleus. Outermost cell electron are attracted by nucleus, and these electrons are also repelled by, and these electrons are also repelled by inner cell electron. इनर सेल, इनर सेल का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर का जो सारा सेल है। ऑल्सो रिपेल्ड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन due to repulsive force between outermost cell electron, due to repulsive force between outermost cell electron and inner cell electron, comma, the actual attraction force between nucleus and outermost cell electron, the actual attraction force between nucleus and outermost cell electron decreases. पैराग्राफ, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, सेम नहीं लगेगा। आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, आप जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो आपको फिर से काम करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर 12 प्रोटॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। अब प्रोटॉन की संख्या उतनी ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अब हो गई है 11। और अब यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमको पहले से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन 12 ही था लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई है, तो पहले की तुलना में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तगड़ा हो गया होगा। दोनों के एक साथ नहीं निकाल सकते, जब भी निकलेगा तो ये 1 बाय 1 करके निकलेगा, इसलिए 1 बाय 1 करके निकलेगा। इसका रीज़न सुन लीजिए, ऐसे इतना आसानी से मत समझ जाया कीजिए। इसका रीज़न सिंपल सा है, ये दोनों डिफरेंट एनर्जी पर निकलेगा, हाँ या ना? तो ये बात तो आप समझ गए ना कि डिफरेंट एनर्जी पर क्यों निकलेगा। तो एक बार में क्या दोनों के लिए एनर्जी सेम हो सकता है? मतलब क्या दोनों के लिए एक बार में हम कंडीशन समान प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये 50 डिग्री सी पर निकल जाता है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ये 75 डिग्री सी पर निकलता है। क्या इस सिस्टम के लिए हम एक ही बार में 50 और 75 दोनों कर सकते हैं? अब समझ में आया कि क्या होगा? बैठ जाइए, चलिए। लेकिन आप ऐसे बीच में खड़ा मत हुआ कीजिए, पहले पूरा लिखाने दिया कीजिए, नहीं तो फिर अब बीच में कहाँ थे, हमको कुछ ध्यान थोड़ी है, हमको सोच के लिखाना पड़ता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज किए हैं, दिस डिक्रीज इन लिखे तो आप लिखे हैं, हेंस द, क्या लिखे देखिए कॉपी,
This decrease in attraction force, this decrease in attraction force between nucleus and outermost cell electron, this decrease in attraction force between nucleus and outermost cell electron is called a screening or shielding effect. This decrease in attraction force between nucleus and outermost cell electron is called shielding effect, shielding or screening or shielding effect. चौथा लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर एक और चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। क्या इफेक्ट पड़ता है इसको आप एग्जांपल से सीखेंगे। पहले नीचे रो देके लिखिए, लिखिए तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड and full filled atomic orbitals are more stable, hence more energy is required required to remove an electron. Hence more energy is required to remove an electron from the outermost cell of these types of elements. Hence more energy is required to remove an electron from outermost cell of these types of एलिमेंट्स। एक एग्जाम्पल सुनिए, आपको बेहतर समझ में आएगा, ध्यान देना। सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। और नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। थोड़ा कन्फिग्रेशन लिखिए तो दोनों होगा। इसका भी हीलियम, इसका भी हीलियम, बोलिए। ये होगा 2s2 2p4 और ये होगा 2s2 2p3। 2 2 4 3 7 2 2 4 4 8। पूरा हुआ ना कन्फिग्रेशन। अब ऑर्बिटल वाइज इसका डायग्राम बनाइए तो। अब जो पीछे का लेक्चर नहीं पढ़े उलझ के रह जाइएगा। एक डब्बा बनेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर एक नीचे। इसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे? पहले एक एक करके और फिर नीचे, ऐसे ही ना। और इसका बताइए, ऐसे और एक एक करके। आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन को फॉलो कर रहा है। हाफ फील्ड, अरे पी का कैपेसिटी 3 का 6 का होता है, 3 है, तो ये कैसा फील्ड माना जाएगा? हाफ फील्ड। और इसको हम लोग पार्शियल फील्ड के अंतर्गत रखें? बोले हाँ या ना। यदि यह एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बचेगा 6। अभी कितना है? 7। तो 6 बचेगा तो हमको तो 6 का ही ना कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप बताओ? तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तब ये जो 2p3 है ना, ये 2p2 हो जाएगा। बोलो ना, बोलता है ये नहीं। बोले हैं ना कि मुर्दा की तरह नहीं बैठना है। 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन अभी आप देख रहे हैं। और अब जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तब ये 6 बचेगा। 2 2 4 2 6, तो P जो 3 है वह क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। और P2 यदि होगा तो इसका रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन यही आएगा ना।
बोलिए रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन ये आएगा कि नहीं आएगा? था हाफ फील्ड और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बदल गया ये पार्शियल फील्ड में। और इसको देखिए, ये पहले है पार्शियल फील्ड में, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालें यहाँ से तो यही वाला ये हो जाएगा P3 और यही कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो ये पार्शियल फील्ड से आ गया हाफ फील्ड में। तो बताइए दोनों में से किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से? ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि वह पार्शियल फील्ड से हाफ फील्ड लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में आ रहा है और यह मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में आ रहा है। ऐसी स्थिति में सुन लीजिए, आईटी मेंस में ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है और मेडिकल वाले ध्यान से, आप में तो एकदम जम के पूछता है सब टाइप का क्वेश्चन। ये सब बहुत सारा एक्सेप्शनल केस यहाँ से आता है। तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा? आईपी वैल्यू किसका ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ऐसा बोला गया। तो इसको डिटेल में लिखना चाहोगे क्या? पहले एग्जाम्पल लिख लो। लिखो एग्जाम्पल, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों का कन्फिग्रेशन लिखो। और कन्फिग्रेशन पर जो बात हम बोले हैं वो लिखना नहीं है, वो समझने वाला बात था। कन्फिग्रेशन लिखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब यहीं पर जो बेसिक नहीं पढ़े, साइमेट्रिकल अनसाइमेट्रिकल कन्फिग्रेशन नहीं पढ़े, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी मीडियम पढ़ के आए हैं? खड़े हो जाइए तो आप लोग थोड़ा। मतलब 10th बिहार बोर्ड से किए हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। बाकी सब लोग सीबीएसई से हैं। खड़े हो जाइए, यदि बिहार बोर्ड वाले हैं तो खड़े होइए, आपके साथ समस्या है, हम देख पा रहे हैं। 11th में नहीं, मतलब 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़े और अब इंग्लिश मीडियम में आए हैं। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इंग्लिश मीडियम में हैं और आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना चाहिए। लेकिन आपके साथ समस्या ये है कि जब हम लिखाते रहते हैं तो आपको लिखने में परेशानी होती है, आपका वर्ड मीनिंग गलत होता है। और इस सब को अभी यदि सुधारा नहीं गया तो बाद में दिक्कत होगी। और धीरे धीरे आप मैनेज कर लोगे, मतलब मैनेज तो करना ही नहीं है, मेंटेन कर लोगे। इसलिए इस बात के लिए टेंशन मत लीजिए, जाते वक्त आप लोग मिल के जाइएगा। बैठ जाइए। हम आपके लिए हर दिन 5 मिनट एक्स्ट्रा काम करेंगे इन लोग को छुट्टी देके, क्योंकि आपको परेशानी होगा। धीरे नहीं, अभी मैनेज किया गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हो गया? लिख लिए क्या? हो गया, ये ख़त्म हो गया, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें हम तुमको एग्जाम्पल कुछ दे देते हैं, इसमें बना के लाना। रुको, इस पर थोड़ा काम हमको और करना है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्चुअल में अब तुमको बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जनरल ट्रेंड क्या है। किधर जाएंगे तो बढ़ेगा, किधर जाएंगे तो घटेगा, और वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी आता है। तो ये एक्सेप्शन कहाँ पर आता है, इस बात को समझेंगे। अच्छा, एक सीधा सा बात बताइए, जितना कंसेप्ट आप पढ़ें उस आधार पर आप ये बात खुद भी कह सकते हैं। हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है और इसीलिए उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। अब कोई कहेगा कि सर ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज तब फैक्टर बनेगा जब ऑर्बिट की संख्या समान हो, बराबर हो। अब इधर आइए, पीरियड में, किसी भी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, क्या घटेगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। पता है इसका रीजन क्या है? इसका ताबड़तोड़ रीजन है। पहला रीजन है कि बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज घट जाएगा। साइज घट जाएगा तो बाहरी सेल का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वह घट जाएगा।
तो एट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, बाएं से दाएं जाने पर लगातार न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और पीरियड सेम है तो उसमें ऑर्बिट सेम होगा। ऑर्बिट सेम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसी वजह से उसका साइज डिक्रीज कर गया, और इसी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया होगा। और इसी वजह से ऐसे एलिमेंट्स को निकालने के लिए यदि हम बाएं से दाएं जाकर चेक करें तो दाएं वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और बाएं वाले से आसान। इसीलिए आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिथियम से आसानी से इलेक्ट्रॉन तुम निकाल सकते हो और ये Li+ बनाता है। बेरिलियम से भी निकाल सकते हो, बोरोन से भी निकाल सकते हो। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है, और फ्लोरीनर तक तो जाते जाते नामुमकिन होने लगता है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं है, फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसी वजह से जो मेटालिक कैरेक्टर है वह बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। बातें बहुत सारी है जो एक दूसरे को जोड़ देती है, तो जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो देखेंगे सब बात को। कुछ पूछना है क्या? आप कुछ लग रहा है कि पूछना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। और बोलिए, सॉरी लिथियम मैग्नीशियम नहीं, लिथियम बात की है तो फिर बेरिलियम की बात करना पड़ेगा। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यही है ना। तो इसमें 2 ऑर्बिट होगा, इसमें 2 ऑर्बिट होगा, पहला में 2, दूसरा में 1, इसमें 2 2, इसमें 2 3, इसमें 2 4, इसमें 2 5। तो इनर सेल में सब में बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप मिल लीजिए ऑफिस में, काहे कि अब टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। एक्चुअल में आपकी आवाज़ वहाँ से पहुँचती नहीं है यहाँ तक, हम समझ भी नहीं पाते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ सुनो, इधर एक इंपॉर्टेंट सूचना सुन लीजिए अब लास्टली। कल से आप लोगों को आना है, कल से नहीं, कल तो संडे है, छुट्टी है। मंडे से आपको आना है 4 से 5, दूसरा कोई टाइम नहीं है। जो लोग मैनेज कर सकते हैं कर लीजिए, और जो लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। लेकिन जो वर्चुअल क्लास जो क्लास में चलता है फिजिकली, वो ऐसे चलेगा 4 से 5। मतलब मंडे से आपको 4 से 5 आना है। इस टाइम में मत आना 10 से 11, क्योंकि 10 से 11 में हिंदी मीडियम का टाइम है, वो हिंदी मीडियम पढ़ रहा होगा उस वक्त। तो आपकी परेशानी के लिए हमें खेद है, कार्य प्रगति पर है, इसीलिए ऐसा हुआ है। आइए नेक्स्ट।